दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिटनेस और हेल्थ के ऊपर है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं। वो प्रोफेशनल बास्केटबॉल कोच हैं, वो प्रोफेशनल डाइट एक्सपर्ट हैं और उसके साथ वो लॉन्ग मैराथन प्लेयर भी हैं और उसके साथ वो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन भी हैं। समय समय पर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके लोगों से बात भी करते हैं और अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं। हम स्वागत करते हैं सरदार अमृतपाल सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरे को अपने चैनल में बुलाने के लिए। तो जो भी आप जो इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार अमृत जी, जैसा कि हमने चर्चा का जो विषय है वो हेल्थ और फिटनेस के ऊपर है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी निगाह में फिटनेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एक्चुअल जो फिटनेस है वो ये है कि जो हम अपनी डे रूटीन में जो भी काम करते हैं हमें उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारी जो बॉडी है वो हमें अलाउ करे, जो भी हम काम करते हैं डेली रूटीन में हम उसको फ्रीक्वेंटली कर सकें। तो आज की डेट में जो फिटनेस है वो ये है कि जो मिथ बना हुआ है वो कहते हैं जो आदमी मोटा है वो अनफिट है, जो पतला है वो फिट है। पर है इसके बिल्कुल उल्ट। जो बंदा आज की डेट में वीक में 5 डे एक्सरसाइज करता है वो फिट है। अगर कोई जो पतला है वो एक्सरसाइज नहीं करता वो अनफिट है। तो धीरे धीरे जो मिथ है ये हो रही है, ख़त्म हो रही है कि जो हम एक्सरसाइज है वो डे रूटीन में वो ज़रूरी हो चुकी है। क्योंकि जितनी भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मेंटली डिसऑर्डर है, फिजिकली जो डिफॉर्मेटरीज आ रही हैं, उसमें के लिए हमें हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है कि जो मेंटली जो ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है लोगों में, उस स्ट्रेस का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो हमारा जो वर्क लाइफ है और जो हमारी फैमिली लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा, तालमेल नहीं बिठा रहे हैं। तालमेल नहीं बन पा रहा। तो एक्सरसाइज से ये होता है कि एक तो जो हमारी एग्जर्शन है, जो डिप्रेशन है वो दूर होता है और उससे क्या होता है जो हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स हैं, जो डोपामिन है, वो सेरोटोनिन है, वो रिलीज होते हैं जिससे हमें फील गुड फैक्टर आता है। बस तो कहने का मतलब है कि आप एक रूटीन में लोग ये बोलते हैं कि मेरा वेट 65 kg है, 75 kg है, मैं वेट के अकॉर्डिंग मैं फिट हूँ। क्या आपके अकॉर्डिंग वेट जो एक क्राइटेरिया है कि वो फिटनेस का एक सिंबल है कि पर्टिकुलर आदमी बोलता है कि मेरे को कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा वेट और मेरी एक्टिविटी नॉर्मल चल रही है, मैं यंग हूँ। मैं आमतौर पर ये लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज का ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि मेरा सुबह से लेकर रात तक तो मैं चलता रहता हूँ, मैं आई एम ऑलवेज ऑन द मूव और मेरे को एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है, या मेरा बॉडी वेट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द जो मेडिकल स्टैंडर्ड है। आपके हिसाब से वो आदमी फिट है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इसका मेन रीज़न क्या है कि एक्सरसाइज का होता है कि जो आपने एक पर्टिकुलर टाइम अपने एक एक्टिविटी को देना है। उससे क्या होता है कि जो बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सरसाइज का जो राइट टाइम है वो मॉर्निंग में होता है। उसमें क्या होता है कि अगर कहा जाता है कि अगर आप डेली आप हाफ एन आवर वॉक या रन को अपने डेली लाइफ में ऐड करते हैं तो उससे जो आप फिट रहते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि ये जो मैं तो रूटीन डेली जो आमतौर से लेडीज़ कहती हैं वो कहते हैं कि हमारे घर में काम ही इतना हो जाता है कि हमें हमें तो एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है। बट जो हमारे जो होता है कि बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ट है, मेटाबॉलिज्म है जो, बिल्कुल मेटाबॉलिज्म है, वो हार्ट का क्या कहता है कि एक जो हमारा नॉर्मल जो हार्ट है वो 60 टाइम पर मिनट बीट करता है वो। तो अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे हार्ट का जो होता है वो लेवल इंक्रीज होता है। वो 80 पे, 100 पे, 120 पे वो अपना पोटेंशियल पे ले जाता है एक्चुअल। हम इसको मैं एक बड़े इजी से एग्जांपल में बताता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास गाड़ी है, उसके 6 गियर है। हम ये तो है नहीं कि हम एक ही गियर में गाड़ी चलाते हैं, हम फर्स्ट गियर में भी चलाते हैं, सेकंड गियर में भी चलाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आज की डेट में हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम आ रही है उसका जो मेन रीज़न क्या है? उसका जो मेन रीज़न यही है कि हार्ट जो है कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा।
प्रॉपर जिस लेवल पे उसको करना चाहिए। हार्ट को स्लो रन भी करना है, उसको कह सकते हैं एक इंटरवल रन भी करना है। इंटरवल रन और स्लो रन में मैं नहीं जाऊंगा, आपको जो ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि हार्ट को 120 हार्ट बीट पर मिनट पे लेके जाना, 140 पे लेके जाना। दिस इज एक्सरसाइज। हाँ बिल्कुल। तो ये एक क्राइटेरिया है कि जिससे हम और दूसरा जो मेन क्या है कि जब हम रन करते हैं तो हमारे जो बोन्स हैं वो क्या था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती जाती है, 40-50 पे जाते हैं हम, तो हमारी जो बोन्स है वो वीक होती जाती हैं, मसल्स हाँ कम हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं। तो रनिंग क्या करती है कि रनिंग से हमें एक जो होता है कि हमारी बोन्स और मसल्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी एक एक्टिविटी है। बट आज की डेट में जो है ये रनिंग वो कम होती जा रही है। हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अमृत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का भी कोई रोल होता है फिट रहने में? हाँ बिल्कुल, डाइट का ही मेजर रोल है। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी जो डाइट है वो बेसिकली सारी कार्ब्स बेस्ड है। जो हम राइस खाते हैं, जो हम व्हीट का खाते हैं, चपाती खाते हैं, या कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसमें सभी नॉर्मल किचन में जो हम खाते हैं वो सारी कार्ब्स बेस्ड है। तो प्रोटीन की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहती है। जब मैंने दौड़ना स्टार्ट किया तो मेरी जो जर्नी थी बड़ी ही एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं पहले बास्केटबॉल खेलता था। बट एज जब 40-45 से क्रॉस हो गई तो मेरे को लगा कि मेरे को इस इवेंट को चेंज करना चाहिए, क्योंकि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनर्जी लेवल वही रहता है बट जो एज होती है वो सपोर्ट नहीं करती। तो मैंने रनिंग में मैंने 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर मैंने अभी हाफ मैराथन कंप्लीट किए। मैं 3 बार ऑफिशियली दिल्ली अपोलो हाफ मैराथन, चंडीगढ़ पंजाब हाफ मैराथन, और भी रिसेंटली मैंने जो कैपिटल लोकल एरिया बैंक हाफ मैराथन जलंधर में कंप्लीट किया। तो मैंने ये देखा है कि जो रनिंग है, मैं ये सोचता था कि रनिंग के तो बहुत इजी है, शॉर्ट पहनो, टी शर्ट पहनो और शूज़ पहनो और निकल जाओ दौड़ने के लिए। पर रनिंग इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरा पूछने का मतलब था कि कई लोगों में मिथ है कि डाइट में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में फ़र्क होता है, कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा आदमी फिट होता है, एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में डाइट में कोई फ़र्क होता है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम वेज वाले ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, कम प्रोटीन लेते हैं और नॉन वेज वाले ज़्यादा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो देखिए बैलेंस, मेरे हिसाब से इसमें बैलेंस डाइट को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ रादर देन वेज हो या नॉन वेज हो, वो अपनी प्रेफरेंसेस हैं। देखिए मेन जो चीज़ है, जो मेन सबसे बड़ा है कि वो तो ये है कि आपकी जो डेली डाइट है वही मोर देन सफिशिएंट है, उसी में सब कुछ आपको इंक्लूड रहता है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए जैसे मान लीजिए आपने चीज़ ले लिया है ना, पल्सेस हो गई, फ्रूट हो गया, इसमें सारे में जो एसेंशियल जो होते हैं वो मिल जाते हैं। अमृत जी, एक बात बताइए कि एक्टिव लाइफ और फिट लाइफ में क्या फ़र्क है? एक्टिव लाइफ जैसे कि मान लीजिए कि हम जो ये जरूरी है कि जो आदमी एक्टिव है वो फिट है, जो फिट है वो एक्टिव है? देखिए जो फिट होगा वही एक्टिव होगा, वही फिट होगा वही एक्टिव होगा। नहीं, कई ऐसे लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू वेट वो बोलते हैं कि मैं फिट हूँ, पर वो उनका सारा ऑफिस लाइफ है, लेथार्जिक लाइफ है, वो एक्टिव नहीं है। फिट हैं, चेयर पे बैठे हैं, वो कमांड कर रहे हैं, अपने ऑफिस में कमांड कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर एक्टिव नहीं है। उनको बोलो कि हमने जाना फला जगह टूर पे जाना, बोले कि किसी की ड्यूटी लगा दो, है ना, ऐसा भी फर्क होता है। फिटनेस एक अलग चीज मानते हैं लोग, एक्टिवनेस अलग चीज होती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि फिट में क्या होता है कि मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारी जो सोशल लाइफ है वो ज़्यादा हेक्टिक रहती है। अगर मान लीजिए कि हम कोई भी जैसे एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा जो दिन रहता है, जो हमारा वर्क जो रहता है, पूरे दिन का शेड्यूल रहता है, तो अगर मान लीजिए कि हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें किसी तरह की वो जो थकावट होती है वो नहीं होती। तो बेसिकली मेन क्या होता है कि जो हमारा कई बार ऐसा होता है कि कई बार कहते हैं कि हम ना मैं मेंटली बहुत स्ट्रेस में हूँ या मैं फिजिकली बहुत थक जाता हूँ।
जब हम कोई भी एक्टिविटी जैसे रनिंग करते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उससे हमें वो थकावट नहीं होती। अमृत जी ये बताइए कि कोई आदमी कसरत क्यों करे? हम किसी को एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, क्या पैरामीटर्स के हैं कि हम अपना भाई को, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, फादर को ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सरसाइज शुरू करो? क्या उम्र का कोई लिहाज होता है? क्या हम बच्चों को भी कई बार बोल देते हैं कि भाई फिट एक्सरसाइज करो? क्यों बोलते हैं? यंग एज में क्यों बोलते हैं, या ओल्ड एज में जाके एक्सरसाइज? तीनों स्टेजेस पे जाके एक्सरसाइज जरूरी है। ये नहीं कह सकते ये बच्चा है, क्योंकि कई मैंने देखे हैं कई ओबेसिटी केस हैं, छोटे बच्चे हैं मोटापे के शिकार हैं। जो मिडिल एज पर्सन है वो मेंटल स्ट्रेस है, उनको भी कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे वो मेंटली स्टेबल रहें, फिट रहें। ओल्ड एज में तो जाके अत्यंत जरूरी है कि वो एक्सरसाइज जरूरी है। आपके हिसाब से ये तीनों जो कैटेगरीज हैं इसमें फिटनेस एक्सरसाइज का क्या बैलेंस होना चाहिए? देखिए, मैं इसको एग्जांपल में बताऊंगा। जैसे जापान के लोग हैं, जापान में क्या ट्रेंड है, वो अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। वो लॉन्जिविटी पे चल रहे हैं, वो अपनी एज को इंक्रीज कर रहे हैं। जहाँ कई एक बुक है जैसे इकागाई है, उसमें भी मेंशन किया गया है कई गांव की जहाँ पे जितने भी एवरेज पर्सन है उनकी एज अबव 100 ईयर है। बिल्कुल। तो अब इंडिया में क्या है सोचने वाली बात कि हम जैसे हम डेवलपिंग कंट्री में आ रहे हैं, तो हम जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी एज कम होती जा रही है। उसमें क्या है कि मेन जो चीज़ है कि जैसे एज जो डिजीज़ 50, 60, 70 से होती थी, वो आज 25 पे हार्ट अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल। उसका कारण क्या है कि उसका कारण है जो हमारी जो डे टू डे लाइफ है, बिजी शेड्यूल है। तो मैं जापान की बात पर माफ करना, एक बात है कि बच्चों के ऊपर ये चीज लागू नहीं हो, उनका तो कोई बिजी शेड्यूल नहीं है, फिर भी मेरे हिसाब से कुछ जंक फूड का भी उनके ऊपर असर है, ओबेसिटी का। चलो, एक वर्किंग कम्युनिटी है, एक आदमी है ऑफिस में काम करता है, उसको लंच का टाइम नहीं मिलता, तो वो पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह, ये स्नैक्स जो होता है चाइनीज़ वगैरह मंगा लेते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जंक फूड पे हैं, वो तो घर पे हैं, उनको पास तो किचन अवेलेबल है, फिर भी वो उसको रिजेक्ट करके और ऑनलाइन फूड मंगाते हैं, वो उसको खाते हैं और वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। और यूथ हर तरफ ये एक, आप नहीं मानते कि ये जंक फूड भी आदमी की फिटनेस को कम कर रहा है, या उसकी लॉन्जिविटी लाइफ को कम कर रहा है? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ इफेक्ट तो करती है कि मान लीजिए कोई भी, जैसे आप शुगर को ही ले लेते हैं, अगर हम कोई भी शुगरी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो, अब मैदा ही ले लीजिए, जैसे मोमोज हैं या और कोई हम ले लेते हैं जो अपने नूडल्स हैं, जो तो भी ये चीज़ें डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इनका देखिए, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी जिस तरह का फ्यूल हम इसमें डालेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कार है, तो अगर कार में आप कोई गलत फ्यूल डालते हैं तो वो गाड़ी स्मूथली नहीं चलेगी। वैसे ही हमारी लाइफ है। अब जब मैंने स्टार्ट किया, रनिंग स्टार्ट की, पढ़ना शुरू किया, सब कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि डाइट का जो है वो सबसे बड़ा रोल वो 80% डाइट है और 20% वर्कआउट है। अगर मान लीजिए, मोस्टली क्या होता है कि मान लीजिए मैंने रनिंग स्टार्ट की, मेरे को ये हो जाता है कि मैंने तो 10 किलोमीटर दौड़ गया, 20, मेरे को तो लाइसेंस टू किल मिल गया, मैं जो मर्जी खा सकता हूँ। पर एक समोसा आपकी 2 किलोमीटर की रनिंग खा जाता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप ओवरवेट हैं, तो आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, ये जैसे वही है कि आप मान लीजिए कि इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए आपकी जो आपकी डाइट है वो इनकम है, जो आपका वर्कआउट है वो एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल। पर बच्चे मानते नहीं इस बात को ना, वो एक्सरसाइज के नाम पर जीरो हूँ और इनपुट जो उनका ज्यादा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो उनके ऊपर स्ट्रेस किस चीज का है? उनके पास स्ट्रेस पढ़ाई का तो मेरे हिसाब से तो है नहीं है। आजकल के बच्चों में पढ़ाई का तो कोई स्ट्रेस नहीं है, ना ही उनके ऊपर कोई ऐसा है कि स्ट्रेस कि उनको करियर के बारे में फिक्र है। माफ करना, सभी के ऊपर लागू नहीं होती, मोस्टली जो बच्चे हैं आजकल इनसिंसियरिटी के ऊपर है, और पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है कि उनका डाइट जो पैटर्न चेंज हो रहा है, और बड़ों का भी हो रहा है उनके साथ साथ।
देखिए इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चे इसके लिए ज़्यादा जब पेरेंट्स के भी इसमें थोड़ा सा वो रहता है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के लिए प्रॉपर टाइम दें। पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा तो, बच्चे छोटे होते हैं उनको मोबाइल दे देते हैं, वो मोबाइल पे खेल रहे हैं। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, मेरे को डॉक्टर फ्रेंड उनके पास जाना हुआ, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर के पास उनका बेटा बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वो कहता 3rd में। मैं कहा आप कौन सी गेम खेलते हो? कहता मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं कहाँ पे? कहता मोबाइल पे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। डिजिटल हो गए। पर पहले क्या होता था, जो स्कूल का जो करिकुलम होता था ना, वो स्कूल में क्या होता था कि गेम्स जो होती थी वो स्कूल में जो एक मेन रोल अदा करती थी। तो अब तो स्कूल भी छोटे छोटे हो गए हैं। स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है। प्लेग्राउंड 90% स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है। तो बच्चा भी क्या करे, कहाँ पे जाए? अच्छा, जब से मॉडर्नाइजेशन हुआ है, कॉलोनीज बन गई, सब कुछ हो गया, तो ग्राउंड खा गई, सारे प्लेग्राउंड खा गई, प्लेग्राउंड खा गई। अब बच्चे छोटे हैं तो वो अकेले तो जा नहीं सकते, है ना? तो ठीक है, चल रहा है, अभी बच्चे थोड़े से स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। पर अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए, इंडिया में जो स्पोर्ट्स कल्चर है बच्चों के ऊपर इतना इंप्लीमेंट नहीं होता है जितना अदर कंट्रीज में होता है। अगर आप ओलंपिक मेडल टैली की बात करें, चाइना और जापान इसलिए ज़्यादा आगे हैं कि मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे 5 ईयर एज 6 ईयर एज जिम्नास्टिक में है, स्विमिंग में है। वहाँ तो बर्थ भी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने बच्चे की डिलीवरी भी पानी में इन वाटर कर रहे हैं। उनका मतलब है कि वो शुरू से, मैंने देखा कि ऐसी मैंने वीडियोस देखी हैं कि बच्चा छोटा न्यूली बॉर्न बेबी भी पानी में तैर रहा है। पता नहीं उनके क्या लॉजिक है वो इसमें है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द लैब ऑफ द मदर, वो गेम के प्रति उनकी स्ट्रेचिंग हो रही है, उनकी लेग्स की, उनकी आर्म्स की एक्सरसाइज करा रहे हैं। इतने कॉन्शियस हैं वो लोग। स्कूल लेवल पे वो जाके वो नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं। आप देखिए कुछ तो फर्क है ना कि चाइना और जापान और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहाँ बच्चों का खेलों के प्रति इंटरेस्ट, और भारत के में बच्चों का खेलों के प्रति इंटरेस्ट। पेरेंट्स ही जिम्मेवार है ना कहीं, क्योंकि बच्चों को तो नॉलेज तो पेरेंट्स नहीं देनी है। इनमें कहीं ना कहीं दोस्त तो आपका हिसाब से पेरेंट्स का भी है। हाँ बिल्कुल, वो भी बात सही है। पर मैं जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, वो ये है कि जो हमारे जो जैसे अब नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड लेके आए हैं, तो उनकी जो कोचिंग है उसमें जो मेजर रोल रहा है वो सारा कोचेस का रहा है। उनके जो कोचेस है सारे फॉरेन के थे। हमारे यहाँ पे अभी भी जो साइंस स्पोर्ट्स है, जो फिजिकल एजुकेशन है, वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है। उसको साइंस मानते नहीं है। स्पोर्ट्स को साइंस मानना बहुत जरूरी है। मैंने जो अभी मैं हाफ मैराथन जब मैंने कंप्लीट की, जब मैं जालंधर में गया, दिल्ली में गया, मैंने देखा कि जितने भी मैंने प्लेयर से बात किया है वो पेस पे बात कर रहे हैं, स्पीड पे बात कर रहे हैं। जब मैंने उनके हार्ट रेट चेक किए तो उनके हार्ट रेट इतने ज़्यादा ऊपर थे। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप जो रन कर रहे हो तो आपको इसके बारे में पता है? उनको नॉलेज नहीं है। आपने देखा होगा कि जितनी भी इंडिया में हाफ मैराथन, फुल मैराथन होती है, उसमें कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि जिसमें रनिंग के दौरान जो प्लेयर है उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, स्पोर्ट्स इंजरी भी हो जाती है। बिल्कुल। और जब मैंने एक स्पोर्ट्स ग्रुप में हार्ट रेट की बात की तो 2-3 जो उसमें सीनियर थे उन्होंने उसमें गुस्सा किया कि भाई आप हार्ट रेट की बात कर रहे हो, है ना, आप ये मत बात किया करो। बट जो मेरे से रिलाई कर पा रहे थे उसमें 2-3 डॉक्टर थे, दो रनर थे। एक रनर की सिस्टर भी डॉक्टर थी, तो उन्होंने अपने जो रनर थे उसने अपने सिस्टर से बात की कि जो हार्ट रेट है, वो जो डॉक्टर रनर थी वो कहते कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हार्ट रेट का सही होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको रोक रहा हूँ, कसरत में एक जो मेथड है एक्सरसाइज का तरीका और कैसे करना और अपनी लिमिट्स को आदमी कैसे जज करे। एक आदमी ग्राउंड में जाता है तो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देता है। मैंने देखा स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, डेकाडोरोबिन जो है स्टीरॉइड्स ले लेते हैं, ग्रोथ प्रमोटर ले रहे हैं, प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं बच्चे। क्या इसका कोई ये एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है ये कि नॉन प्रोफेशनल है? क्योंकि हर आदमी थोड़े समय में ज़्यादा एक गेन लेना चाहता है। एक मैं आपको बड़ा सिंपल सी बात बताता हूँ।
जब मैंने ये चीज़ें पढ़ना शुरू किया, मैंने जेफ गैलोज की बुक रन लेस रन फास्टर और मैराथन के और दो तीन कोचेज हैं उनकी बुक्स पढ़ी मैंने। तो उनमें उनके जो इंडेक्स था, उनके जो बुक जो चैप्टर थे, उनमें एक पेज था रेस्ट का। रेस्ट हमारी बॉडी का सबसे एसेंशियल पार्ट है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लाइफ में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हार्ट अटैक की। हम कहते हैं जी हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने ऑयली चीज़ें खाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। नहीं, बिल्कुल गलत है। 8 घंटे की साउंड स्लीप हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उससे ऊपर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अब मान लीजिए कि जो लड़के आज जो जिम में जा रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि रात को 11-12 बजे तक इंस्टाग्राम, वो फेसबुक वो देख रहे हैं और सुबह अलार्म लगा के उठ रहे हैं। नींद पूरी नहीं हो रही, अलार्म आपकी नींद आधी होती है और उसमें अलार्म आपको उठा देता है। वो जिम में जा रहे हैं, पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसके बाद वो शाम को जा रहे हैं और उसके बाद वो प्री वर्कआउट लेते हैं। अगर आप 8 घंटे की साउंड स्लीप लेते हैं, आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हैं, आपको आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है अगले दिन वर्कआउट के लिए। आपके हिसाब से एक्सरसाइज का सही तरीका और सही समय क्या है? तरीका और समय आपने बता दिया, जैसे मॉर्निंग आवर इज द बेस्ट। कईयों के पास मॉर्निंग आवर लेट शेड्यूल होता है रात का, वो बोलते हैं कि इवनिंग प्रेफरेंस है हमारी। पर आपके हिसाब से सही समय और तरीका क्या है? तरीका मतलब कि आप जिम जाना है, कि आपने रनिंग करनी है, आपने जॉगिंग करनी है, आपने वॉक लेनी है, कि वो आप कैसे सजेस्ट करते हैं कि किसको किस चीज़ की जरूरत है? हाँ, जो देखिए कार्डियो जो वर्कआउट होता है उसके लिए मॉर्निंग सबसे बेस्ट है। जैसे आपने सैर करनी है, आपने नॉर्मल वॉक करनी फिटनेस है, के लिए। बिल्कुल। अगर जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो इवनिंग को ही करनी पड़ती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने मॉर्निंग में आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, तो उससे क्या होगा कि आपको थकावट हो जाएगी, जो आपका वो पूरा दिन का जो शेड्यूल आपका वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो सदा शाम को, अगर कार्डियो करना है, जब फैट लॉस करना है, वो मॉर्निंग, क्योंकि आपने रात को डिनर कर लिया, उसके बाद रात को सोने तक आपने कुछ नहीं खाया, सुबह उठ के आपने एक्सरसाइज की और उससे जो आपका फैट लॉस होता है। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आजकल एक बड़ा प्रचलित मिथ है कि जी जिम कल्चर कहाँ से आया? क्योंकि हमारे जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले एक्सरसाइज होती थी, वो गौशाला में वो मूसल उठा के घुमाते थे, वेट लिफ्टिंग होती थी, अलग अलग तरह की वो दंड बैठक लगाते थे, ओपन में था सब कुछ, गर्मी सर्दी एवरी टेम्परेचर कंडीशन वो सरवाइव करते थे एक्सरसाइज करने वाले जो पहलवान थे। गामा पहलवान थे और दारा सिंह जैसे पहलवान हुए हैं। पर आजकल देखा गया कि जिस आदमी बच्चे को बोलो कि एक्सरसाइज करो, वो लग कि जिम लगवा दो। कहीं ना कहीं मैंने जो सुना है कि जो जिम कल्चर है वो यूरोपियन कल्चर है, जहां पर वेदर बहुत एक्सट्रीम था, आप एक्सरसाइज नहीं कर, बाहर स्नोफॉल हो रही है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत एक्सट्रीम अफ्रीका में गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 45 डिग्री है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जिम कल्चर जो यूरोपियन और जो फॉरेन कल्चर था, वो इंडिया में इतना आ गया कि हमारा टेम्परेचर कंडीशन बहुत अच्छा है, तो फिर भी प्रेफरेंस लोग जिम को दे रहे हैं। आपके हिसाब से जिम की कोई इंपॉर्टेंस है कि आदमी बिना जिम के भी अपनी एक्सरसाइज वर्कआउट कर सकता है? नहीं, देखिए इसमें दोनों चीज़ें हो जाती हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम में होती है। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, ग्राउंड में भी कर सकते हैं। हाँ, ये होता है कि जैसे हम ग्रुप में अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें होता है कि अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड है, हाँ, कंपटीशन की फीलिंग आती है। और दूसरा इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आप वेट ट्रेनिंग में ये होता है कि आपने सपोज के लिए थोड़ा सा हैवी वर्क करना है, तो उसमें आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो सपोर्ट आपको वहाँ से मिलती है। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप नॉर्मल वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे क्या होगा कि बॉडी के पर्टिकुलर जगह पे जो स्ट्रेस आना चाहिए वो स्ट्रेस नहीं आता। जो मशीन्स होती हैं, वो मशीन से क्या होता है कि आपको एक तो सपोर्ट मिल जाती है, वेट प्रॉपर आपके उसके बॉडी के पार्ट पे वर्क करता है, और मोरोवर ट्रेनर भी होते हैं। तो ये कोई वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जिम में ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, बाहर भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए कि सब कुछ ठीक है, आपके हिसाब से कि अगर आदमी एक्सरसाइज करता है उसके मॉरल कैरेक्टर के ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ता है?
उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, उसके कॉन्फिडेंस लेवल पर भी कोई असर होता है एक्सरसाइज का? हाँ बिल्कुल 100% पड़ता है कि मान लीजिए कि अगर जो आपका ब्रेन है, ब्रेन रिलैक्स रहेगा, है ना, इससे आपको एक तो फील गुड फैक्टर आता है। अगर मान लीजिए कहा जाता है कि अगर आप मान लीजिए 30 मिनट की आप जॉगिंग करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन जो होते हैं केमिकल रिलीज होते हैं जो आपको फील गुड फैक्टर देते हैं, और आपका जो दिन पूरा दिन प्लेजेंट रहता है, ऑक्सीजन का जो इनटेक बढ़ जाता है, वो ब्रेन को फ्रेश रखता है ना। तो आपके हिसाब से जैसे देखा जाए, अगर आप देखोगे ना शाम को आप कहीं भी जाते हो, किसी बड़े सिटी में जाते हो, शाम को गार्डन में वॉकिंग जो होती है, आमतौर पर ओल्ड एज पर्सन ज़्यादा होते हैं, यंग नहीं होते हैं। तो कई बार तो मैंने एक बार गया, ग्राउंड में गया अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, तो मेरे दिमाग में उसने कहते देखो कितने लोग हैं। मैंने कहा ये ऐसे नहीं है, डॉक्टर के भगाए आए हैं यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर सजेस्ट करता है तभी हमको ग्राउंड नहीं आती है, तभी हमको एक्सरसाइज महसूस होती है कि इसकी ज़रूरत है। अगर एक्सरसाइज कर लें तो मेरे ख्याल से बीमारियों से हम वैसे ही दूर रहेंगे, बिल्कुल, है ना। आपके हिसाब से कि एक्सरसाइज और अच्छी जीवन शैली से बीमारियां दूर रहती हैं, इसका इम्पैक्ट तो होता ही है? बिल्कुल। देखिए सबसे मेन क्या होता है कि देखिए दो सभी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, लंग्स जो हमारे ऑक्सीजन ले रहे हैं, हार्ट हमारा पंप कर रहा है, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो रहे हैं, है ना, स्केलेटन सिस्टम मजबूत हो रहा है। डिजीजेज बाकी तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन 90% हम इसको अवॉइड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। देखिए मैं कोई एक डॉक्टर या फिजिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ जो मैंने देखा है, मैंने सुना है, उसमें क्या है कि देखिए दो बीमारियां हैं, दो डिजीज हैं, जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर। इसको गेटवे कहा जाता है। जब ये हो जाती है ना तो ये बाकी बीमारी को इनवाइट कर लेती हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि अगर अगर मान लीजिए आप कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो शुगर सदा नॉर्मल रहेगा, और अगर ये नॉर्मल रहेगा, देखिए इन्हीं से सारी बीमारी स्टार्ट होती हैं। कोई डॉक्टर, वैसे माफ करना बीच में टोक रहा हूँ, डायबिटिक इज ए नॉट ए डिजीज। ये शुगर की इंसुलिन जो सिक्रीशन कम हो जाती है, और हमारा पेनक्रियास जो शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए डॉक्टर कोई भी सजेस्ट नहीं करता कि आप एक्सरसाइज कीजिए। उसके ऊपर मेडिसिन लगा देंगे कि ये आपको ये केमिकल ये शुगर को रिड्यूस करेंगे। आपके हिसाब से अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपकी बीमारियां जो लगी हुई हैं आपको, जैसे ब्लड प्रेशर है ना, और आपको आर्थराइटिक्स है ना, मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आपको शुगर डायबिटिक हो आप, तो अल्टीमेटली एक्सरसाइज से आपका शुगर लेवल भी कम होता है, ठीक है, और आपके जो जॉइंट पेन है वो भी मोबिलाइज होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में ना कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे जॉइंट्स हैं, अगर आप मान लीजिए एक्सरसाइज करते हैं तो इनमें जो गैप है ना वो प्रॉपर बना रहता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ये जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये इससे क्या होता है कि हाँ जो बोन की जो स्ट्रेंथनिंग है ना उसको बनाए रखने के लिए रनिंग बहुत ज़रूरत है। और एक बात आपको और ऐड करता हूँ, आप बताता हूँ कि मान लीजिए हमारे हार्ट को 5 आर्टरीज जाती है जिसके थ्रू हमारा ब्लड प्रॉपर उसमें मूव करता है, और आफ्टर द एज ऑफ 45-50 हमारी 2 आर्टरीज बंद हो जाती हैं, 3 रह जाती हैं। रनिंग से क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आर्टिफिशियल आर्टरीज 13 के करीब बन जाती हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जब हम अब मान लीजिए एक अच्छा रनर बनने के लिए 5 साल 7 साल 10 साल भी लग जाते हैं, और वो क्या होता है कि ये आपके हार्ट को भी स्ट्रांग करता है। और आपको बताऊं कि जो हमारे पाँव में इसमें पंप लगे होते हैं 2, जो पंप जो होते हैं वो जब हम रनिंग करते हैं हमारा पाँव जमीन पे पड़ता है तो उससे क्या होता है वो पंप स्क्वीज होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, और उससे क्या होता है हमारे सारे ब्लड की जो ब्रेन तक जो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होती है। तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा अमृत जी, आप एक्सपर्ट हो, पर एक सच्चाई हमको भूलनी नहीं चाहिए कि आज की लाइफ बहुत शेड्यूल टाइट हो चुका है। एक आदमी सुबह रात को 9-10 बजे तक वो घर पहुँचता है, 11 बजे वो खाना खाता है, 12 साढ़े 12 1 बज जाते हैं उसको सोने में, सुबह उठ के 6 बजे 7 बजे तक उठता है,
तैयार होता है, ऑफिस को भागता है, गाड़ी में निकलता है, मेट्रो में निकलता है, सारा दिन ऑफिस में रहता है, शाम को फिर वो घर आता है, एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है। तो वो उसको बोलेंगे तो वो बोलेगा कि मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं कैसे करूं। बिल्कुल ये एक्सक्यूज बोलो या उसकी प्रॉब्लम बोल दो, मैं को आप बताइए ये एक्सक्यूज है कि प्रॉब्लम है। इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। आपको हफ्ते में हर रोज नहीं दौड़ना है। हाँ ये भी ठीक है। हमने हमने वीक में 3 दिन दौड़ना है। वो तो टाइम निकालना पड़ेगा। सैटरडे संडे ऑफ रहना है। संडे को करना है लॉन्ग रन, उसके दिन हमारी छुट्टी है। उस दिन हमने 8 से लेके 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर रन करना है। मंडे को रेस्ट, ट्यूसडे को हमने क्या करना है 4 किलोमीटर करना है, ठीक है। वेडनेसडे को हमारा 30 मिनट साइकिल चलाना है। थर्सडे को फिर हमने रन करना है, 2 किलोमीटर फास्ट रन करना है, ठीक है। उसके अगले दिन हमने वेट ट्रेनिंग करनी है। उसके दिन फिर हमने यानी कि शेड्यूल सेट करना पड़ता है। 3 दिन बहुत अमृत जी, मैंने तो ये भी सुना है कि कई बड़ी कंपनियां जैसे गूगल कंपनी है, वहां उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए अपने ऑफिस में जिम सेक्शन बना रखे हैं। उन्होंने वहां पर कैंटीन्स, खाना पीना तो चलो उनको मिलता है, उनके साथ वो एंटरटेनमेंट, उनको फिट रखने के लिए गाड़ियां बाहर पार्क होती हैं और साइकिल से आदमी अपने मेन गेट से ऑफिस तक जाता है, साइकिल से ही मेन गेट तक जाता है, वहीं से अपनी गाड़ी पिक करता है। और उनके ऑफिस में एडजॉइनिंग जिम बने हुए हैं छोटे छोटे, ताकि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, काम का स्ट्रेस हो जाता है, तो आदमी वो एक्सरसाइज करके। पर इतना 1-2 कंपनी होगी ऐसी, तो आमतौर पे 99.9% तो ऐसे ऑफिस हैं जो कि हिलना भी मुश्किल हो जाता है कि एक चेयर है, सामने कंप्यूटर लैपटॉप पड़ा है, वो आदमी बैठा है। तो वह कहीं ना कहीं वहां पर भी आदमी अपने हाथों पैर तो उठ के चल सकता है, बैठ सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ये सबसे मेन बात क्या है, मेन सबसे बड़ी बात है, हाँ माफ करो, लिफ्ट का यूज हो रहा है। ऐसे में अगर ऑफिस कल्चर में आप हो तो स्टेप्स का भी आप यूज कर सकते हो। देयर आर सो मेनी वे टू कीप फिट इन ऑफिस। इसमें क्या है कि देखिए जितनी देर तक ये जो कंपनीज हैं ये अपने एम्प्लॉयज को अपने एसेट्स मान के चलेंगी, वो तब तक कंपनी भी सरवाइव करेगी और एम्प्लॉय भी सरवाइव करेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ है, कॉर्पोरेट में सिर्फ काम ही काम है, आज की डेट में जो मैक्सिमम मैराथनर या अल्ट्रा मैराथनर है वो कॉर्पोरेट के अच्छे अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं। कोई जनरल मैनेजर है, कोई सीईओ है, कोई अच्छे अच्छे लेवल पे बैठा है। उनको पता चल गया कि आज की डेट में कि जिनका उनका वर्क लाइफ स्ट्रेस है, अगर उसमें वो इस एक्सरसाइज को ऐड नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। मेरी भी अभी कई बार काफ़ी लोगों से डिस्कशन होती है, वो मोबाइल पे 5-5 घंटे उनका वॉच टाइम है, पर वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर उनका आप मोबाइल देखोगे, उनका वॉच टाइम 5 आवर का डेली का, क्या उसमें 5 आवर में आधा घंटा अपने के लिए भी नहीं निकाल सकते? तो एक्सरसाइज का ये नहीं है कि आपको बाहर जाके करना है, घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आपको अपनी बॉडी की आवाज सुननी पड़ेगी। आपको आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी अगर फिट रहना है। हाँ फिट रहना है तो ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे ये पॉल्यूशन हो रही है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक नहीं। अगर आप इन चीज़ों को एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे और पोल्यूशन भी इनटेक कर रहे हो, अपना जंक फूड खा रहे हो, एवरीथिंग आपके एडवर्स है। अभी मैं ना हर चीज़ आपके अगेंस्ट आ रही है। मैं ना अभी पिछले दिन एक इंटरव्यू देख रहा था डिस्कवरी पे, तो वहाँ पे जो ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, उनकी बात चल रही थी। वो कहते कि ब्रिटेन के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एम्प्लॉई हैं वो कार होते मर्सिडीज पे आते हैं, अमेरिका के भी बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, पर कहते वो जो चाइना है, चाइना के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के जो एम्प्लॉई हैं वो साइकिल से आते हैं। तो क्या है कि ये नहीं है कि वो कार नहीं ले सकते, पर उनको पता है, उनको अपने हेल्थ की जो है उनको पता है कि हमारे पास यही टाइम है कि हम साइकिल से अपने आप को फिट रख सकते हैं। जापान है, वो ये नहीं कि वो गाड़ी नहीं ले सकते, है ना। वो अपनी डाइट पे और अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने 100 ईयर तक हमने सरवाइव करना है, हमने 110 ईयर तक हमने चलना है। माफ करना, इंडिया इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ साइकिल एंड बट चाइना इज द बिगेस्ट यूजर ऑफ द साइकिल। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम साइकिल चलाना ही भूल गए, गली के मोड़ तक जाना होता हम साइकिल नहीं, हम गाड़ी निकालते हैं, हम चलना भूल गए हैं। बिल्कुल
अभी आपको बताता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैं साइकिल पे जा रहा था दोपहर के टाइम, तो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त, बहुत ही पुराना दोस्त, वो मेरे पास से क्रॉस कर गया और उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। आज की डेट में एक इमेज बनी हुई है कि जो बंदा साइकिल चला रहा है ना, उसके लगता है कि वो बुरा वक्त चल रहा है। वो तो छोड़िए, मैं तो एक दिन रात, आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं खाना खाने के बाद रात को निकला था ऐसे ही सैर करने, तो मैं पैदल जा रहा हूँ, तो मेरा सामने से दोस्त आया, उसने स्कूटर रोका, बाइक रोकी, बोला कि मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। बिल्कुल होता है। वो सोचता है शायद मैं, मेरे को प्रॉब्लम होगी, मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ तो। वो मेरे को कहते थे कि आप साइकिल चला रहे हो, पेट्रोल इतना भी महंगा नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो ये है कि हम फिटनेस को देख के, जो फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए हम ये कर रहे हैं। इसमें हम ये नहीं है कि हमारे पास हम कार नहीं अफोर्ड कर सकते, हम बाइक नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो जो रहता है माइंड में कि हमने हमारी जो डे रूटीन बनी हुई है, तो वो हमने वो अच्छा, एक बात और, एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का भी रोल है। तो कई लोग ऐसी कॉस्टली डाइट्स बना देते हैं, एवोकाडो शेक, ये शेक पीजिए आप, ये कॉस्टली। आपके हिसाब से जो हमारी नॉर्मल किचन है उसमें कोई चीज़ की कमी है, कि कोई मिनरल्स, कोई विटामिन या प्रोटीन की कमी हो, कि हमको कोई स्पेशल सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं? कॉस्टली डाइट कॉस्टली से एक्सरसाइज और फिटनेस का कोई संबंध है? अगर हम कॉस्टली कोई फ्रूट खाते हैं, एग्जॉटिक फ्रूट खाते हैं, ठीक नहीं, जैसे कीवी है ना, कोई फॉरेन का फ्रूट है ना, क्या वो चीज़ें लेनी जरूरी है? उसमें कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं कि हमारे संतरे में नहीं है? देखिए इसमें या हमारे जो पाइनएप्पल है, जैसे एप्पल है, बनाना है, ये ना छोड़ के हम एग्जॉटिक फ्रूट खाते हैं, या बाहर की हम वेजिटेबल्स, मशरूम कॉस्टलीज खाते हैं, या इसमें ज़्यादा मिनरल्स हैं? ये भी एक मिथ है कि इसका कोई इफेक्ट होता है कि ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें, या हमारी जो किचन, नॉर्मल किचन है, एक आम आदमी, एक भारतीय की किचन है, उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बना ये कि एवोकाडो, लेकिन मेरा नहीं, जो मोस्टली एक्सपर्ट हैं, जो डाइट के है तो एक्सपर्ट उसमें एंटीऑक्सीडेंट ही है ना, वो उन्होंने हमारी किचन में भी एंटीऑक्सीडेंट है। वो कहते हैं, उनका ये कहना है कि आपको वो फ्रूट खाना चाहिए जो आपके 200 किलोमीटर के एरिया में हाँ, प्रोड्यूस होता है, हाँ, जो कोई डोमेस्टिक जो है, और जो सीजन का फ्रूट है वही खाना चाहिए। हमको वो फ्रूट खाना नहीं चाहिए जो स्टोरेज का है, या सऊदी अरब से आ रहा है, या है ना, वो आ रहा है। हमें जो लोकल फ्रूट है वो खाना चाहिए, और जो सीजन का फ्रूट है वही खाना चाहिए। और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी जो जैसे मान लीजिए प्रोटीन का जो रहता है, सोर्स, रिक्वायरमेंट रहता है, हमारा जितना भी बॉडी वेट है उसका 1 ग्राम हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है डेली। जैसे मान लीजिए आपका 60 kg वेट है, तो आपको डेली की जो 60 ग्राम प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट है। और जो हम घर का खाना खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, तो जो पल्सेस हैं, हमारा चपाती है, हमने जो भी कर्ड खाया, जो कुछ भी खाया, चीज़ खाया, उससे हमें 35 ग्राम इजीली प्रोटीन मिल जाता है। हाँ, जो उसके एडिशनल है, उसके लिए आप, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग, फिश, चिकन, मटन वगैरह है ना, ये कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो चीज़ ले सकते हैं, है ना, टोफू ले सकते हैं, तो और ये किनुआ ले सकते हैं। इसमें सभी में हमारे प्रोटीन सोर्स हैं जो प्रोटीन के। अच्छा, जो आदमी डिजीज्ड हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं आफ्टर 40 ईयर, जैसे यूरिक एसिड, थायराइड जो है, वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ जो मूवमेंट्स होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, सुस्ती आ जाती है, उनका बॉडी अलाउ नहीं करती है, तो दवाइयाँ भी खानी शुरू कर देते हैं। क्या है आपके हिसाब से, अगर वो थोड़ी सी भी अपनी लाइफ एक्टिव या एक्सरसाइज, या अपना आपको फिट रखने के लिए थोड़ा कार्डियो वगैरह ऐसे कर ले, मेडिसिन कम हो सकती है जितनी आदमी खा रहा है जितनी? क्योंकि मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि दवाई को भोजन मत बनाओ, भोजन को दवाई बनाओ। मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो मेडिसिन होती है ना, वो आपकी डिजीज़ को ख़त्म नहीं करती। मान लीजिए कि अगर करती है, मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई डैम बना हुआ है, डैम का पानी एक्सेस हो गया, तो उससे डैम, मान लीजिए कि उसकी वॉल है वो डिस्ट्रॉय होगी थोड़ी सी, और आपने वहाँ पे कुछ टेम्परेरी कोई चीज़ लगा दी, वो जो टेम्परेरी आपने उसको रोका हुआ पानी को, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो पैचिंग है। हाँ, वो पैच है, वो कभी भी टूट सकता है। ये जो होती है ना, कि जो मेडिसिन की कंपनीज होती हैं, उनका ये एक बनाया हुआ है
कि मकड़ जाल। मकड़ जाल है ना। चलो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम कि उनको, है ना। पर ये है कि अगर आप मान लीजिए एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक्सरसाइज से कैंसर तक की बीमारी ठीक हो सकती है। जो इससे क्या होता है, जो हमारे हाँ, अब ये बात सही है कि थोड़ा सा बॉडी रिएक्ट करती है 1 वीक कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कोई शुगर पेशेंट है, उसको डॉक्टर सजेस्ट कर देता है, बीपी के पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को बोलता है कि थोड़ा सा वॉक किया करो। अगर आदमी शुरू में शुरू करता है ना, 5 दिन 7 दिन उसको प्रॉब्लम आती है, बॉडी बोलती क्या कर रहा है तू, बैठ आराम कर। हाँ बिल्कुल पर अगर वो उस बाउंड लिमिट से आगे निकल जाए तो उसको रहा नहीं जाएगा। अगर वो आउट ऑफ स्टेशन भी जाएगा ना, अगर वो घूमने जा रहा है, शिमला जा रहा है, कहीं गोवा जा रहा है, आउट ऑफ स्टेशन घूमने वेकेशन पे जा रहा है, वो वहां भी ढूंढता है कि सुबह 5 बजे उठूं और मैं वॉक पे जाऊं। ऐसा होता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो आज की जो लाइफ है ना, उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी को कहते भी हो वो सुन लेगा, पर जो बॉडी है ना वो इतनी लेथार्जिक हो जाती है, वो अलाउ ही नहीं करती। वो कहते हैं छोड़ यार, आज सुबह पागल है कि इतनी सुबह उठ के तो ठंड में जा रहा है, रनिंग करने के लिए जा रहा है। बट हमें उस समय इसकी बात नहीं माननी। अगर आपने उस टाइम अपने मन की बात मान ली तो आप कभी भी नहीं जा पाओगे। आप अपने आप को छोटे छोटे टास्क दीजिए, छोटे छोटे आप अपने को चैलेंज दीजिए। आज मैंने 5 मिनट के लिए जॉग करना है, अब मैंने आज 10 मिनट के लिए जॉग करना है। कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए आपको 21 डेज लगते हैं। अगर आप कोई भी चीज आप 21 डेज करते हैं तो ना, 21 दिन लगेंगे। और दूसरा है कि आप ऐसा ग्रुप ज्वाइन करिए, ऐसे दोस्त बनाइए जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सोसाइटी का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो कहते हैं ना कि अगर 4 शराबी एक पंडित 4 शराबी के साथ है, वो भी शराबी बन जाएगा। और अगर 4 पंडित एक शराबी के साथ रहेंगे तो वो भी पंडित बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये है कि आपको एक माइंड जैसे लोग होते हैं, उनके साथ आपका होना बहुत ज़रूरी है। एक और बात पूछना चाहूँगा कि अमृत जी, आप एक्सरसाइज और हेल्थ एक्सपर्ट हो, कि एक्सरसाइज का तरीका क्या है? तरीका मतलब कि कोई आदमी अपनी एफिशिएंसी का 25% इस्तेमाल करे, 50 करे, 75% करे, कि 100 तक जाए। अकॉर्डिंग टू एज ये वेरी करता है कि जैसे कि बच्चे हैं वो अपनी एफिशिएंसी का 50 से 75% यूज कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें 50+ तो वो अगर 75% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसको ज़्यादा, उनको प्रॉब्लम और ज़्यादा आ जाए। कि कोई ऐसा है कि एक्सरसाइज का तरीका क्या है अकॉर्डिंग टू एज? आपको क्या लगता है कि आपकी एडवाइस क्या है कि एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? क्योंकि मैंने एक बहुत हॉलीवुड स्टार है, उन्होंने कहा था कि व्हेन बॉडी से नो आई से यस, वो लागू होती किसी किसी पे, ठीक है ना। सिल्वेस्टर स्टैलोन की जो बुक थी व्हेन बॉडी से नो आई से यस, तो ये टेंडेंसी चाहिए, ये ऐसी धारणा चाहिए कि व्हेन बॉडी से नो आई से यस, इतनी एक्सट्रीम पे जाना चाहिए। और जाना चाहिए तो किनको जाना चाहिए, किनको नहीं जाना चाहिए? देखिए, मैं जो भी हम टॉपिक है उस पर रहते हैं कि जैसे आपने मैराथन, हाफ मैराथन, अल्ट्रा मैराथन की बात करें, तो इस इवेंट में जो मैक्सिमम जो रनर हैं वो 45 के ऊपर से आते हैं मैराथन। कई रनर जो हैं जो नाइजीरिया से हैं या साउथ अफ्रीका से हैं, वो जैसे पहले 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर के जो प्लेयर थे, वो जब एज हो जाती है 40, 45, 46, वो तब आके वो इस इवेंट में आ जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई वो नहीं रहता, एज का कोई वो नहीं है कि एज इज जस्ट लाइक अ नंबर। पोटेंशियल कुछ एक्सट्रीम तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अब जैसे मन कौर है हमारे पंजाब की हैं, फौजा सिंह हैं, वो नियर अबाउट 100 ईयर के हैं, वो मैराथन दौड़ते हैं अभी भी। उन्होंने कई ऑफिशियल मैराथन, हाफ मैराथन दौड़ी हैं। तो इसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके एज का कोई इसमें रहता है कि रिस्ट्रिक्शन रहती है कि आपकी एज इतनी हो गई है तो आपको इतना दौड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की है, तो रनिंग एक कह सकते हैं कि एक वो है, एक जर्नी है ना। हाँ, ये है कि अभी स्टार्टिंग में आपको ऐसे नहीं कि हमने 10 किलोमीटर पे चले जाना है, 15 किलोमीटर पे चले जाना है। धीरे धीरे स्लोली आपको इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है इसको, है ना। अगर मैं नटशेल में बोलूँ तो आप क्या बता सकते हो कि एक्सरसाइज के 5 गोल्डन रूल्स या 3 गोल्डन सम टिप्स देना चाहेंगे आप कि एक्सरसाइज जो बिगिनर हैं, जो करने अभी
शुरुआत करना, आपकी जो पॉडकास्ट है हमारी, इसके बाद शायद किसी में प्रेरणा आ जाए कि हमें एक्सरसाइज जरूरी है, करनी चाहिए, या फिट रहना जो ये, वो जो बिगनर है उनके लिए आपको कुछ टिप है देना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। मेरी जब भी कभी किसी से बात होती है, जो भी रनिंग स्टार्ट करना चाहता है वो कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। रनिंग या एक्सरसाइज हाँ, कोई भी है। देखिए जो सबसे मेन जो मैं आपको पहली बात है वो बोलता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मिस्टर जेफ गैलोज हैं, जो ओलंपियन रहे हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद ना एक स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट की शॉप खोली। तो उनके पास जब भी कोई रनर्स आते थे या कोई आता था, स्पोर्ट्समैन आता था, वो कहते हमसे रनिंग नहीं हो पाती। तो एक उन्होंने आइडिया दिया कि आप ऐसा करिए कि अगर आपने रनिंग स्टार्ट करनी है तो वॉक एंड रन स्ट्रेटजी अपनाइए आप। कि मान लीजिए आपने 5 मिनट वॉक करनी है, 1 मिनट आपने जॉगिंग करनी है, फिर उसके बाद 5 मिनट वॉक करनी है। तो ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने एक मेथड दिया जिससे कई रनर्स की हाफ मैराथन, कईयों ने अपने फुल मैराथन भी कंप्लीट कर ली। और इंटरेस्टिंगली आपको बताता हूँ कि मैंने भी इसी चीज़ पे वर्क करके मैंने अपनी रिसेंटली 21 किलोमीटर अपने पर्सनल बेस्ट टाइम निकाला। उसमें मैंने स्ट्रेटजी क्या रखी कि मैंने 1 किलोमीटर मैं दौड़ता था, 1 किलोमीटर जब कंप्लीट हो जाता तो 1 मिनट में वॉक करता था। इस स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो करके मैंने 21 किलोमीटर का जो मेरा रन था वो मेरा पर्सनल बेस्ट। यानी कि पहले डिटर्मिनेशन चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर दूसरे पर बस स्ट्रेटजी बनानी जो बहुत जरूरी है एक्सरसाइज की, कि मेरा कि टाइम पीरियड क्या होगा, शेड्यूल मॉर्निंग होगा, इवनिंग होगा, ठीक है ना। देखो ईगो पे इसमें क्या होता है, रनिंग में क्या होता है, आपको ईगो को अपना कंट्रोल में रखना पड़ता है। कि इसमें जो आपकी फीलिंग होती है ना कि हाँ मैंने तेज दौड़ना है, मैंने आगे निकल जाना है, कि वो मेरे से आगे कैसे निकल गया। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वो एक वैसे देखेंगे हमने देखा ही है कि रिले रेस में जो सबसे फास्ट निकलता है तो कई बार वो दूसरी तीसरी पोजीशन पे आता है, और जो आराम से चलता है लास्ट लैप में सबसे आगे निकल जाता है। बिल्कुल, बस ये है कि इसमें जो मेन जो आपने कहा कि टिप है वो ये है कि आप वॉक एंड रन अडॉप्ट करिए स्टार्टिंग में। नहीं, ऐसे फिटनेस के ऊपर जैसे है कि डाइट के आप डाइट भी मेंटेन करनी है ना, रूटीन से सोना है, उठना है, बिल्कुल ठीक है ना। ये तो गोल्डन रूल है। जंक फूड नहीं खाना है, फ्राइड नहीं खाना है, ऐसे भी ये चीजें है ना कि अकेला स्ट्रेंथ, प्रॉपर रेस्ट, डाइट, ठीक है। और ये दो गोल्डन रूल हैं कि इसके ऊपर ही आपकी पूरी लाइफ आपकी डिपेंड करती है। बिल्कुल। अगर आप प्रॉपर रेस्ट करोगे, अब मान लीजिए जैसे मैंने संडे को मैंने रन करना था, सैटरडे को मैंने पूरा दिन मैंने रेस्ट किया, प्रॉपर नींद ली, तभी मैं अगले दिन के लिए तैयार हो सका। बिल्कुल, रेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट है। रेस्ट उतना ही जरूरी है जितना आपका वर्कआउट है। और प्लेयर क्या करते हैं, रनर क्या करते हैं, वो रेस्ट को अवॉइड कर देते हैं, है ना। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है माइंड के लिए भी। और जो हार्ट अटैक की जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा। ब्रेन है वो 24 घंटे वर्क कर रहा है। अमृत जी, बीच अब हम काफ़ी लंबी वार्ता हो रही है, हम इसको क्लोज करना चाहेंगे। और ये आपसे मैं आपके मुंह से दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो लोग बेड पे हैं, पेशेंट अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, किसी ना किसी बीमारी से वो लिप्त हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि जो अभी बीमार हैं, अभी वो बीमार का मतलब ये नहीं फीवर उसको ऐसा नहीं, जैसे वैसे किसी को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, या कोई कैंसर पेशेंट है, या कोई लिवर किडनी का पेशेंट है, ठीक है ना, या कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, या ऐसे कोई पेशेंट है, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? देखिए उसमें ये है कि जो भी आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? जो भी एक्सरसाइज है ना, वो देखिए कि डॉक्टर पहले तो हाँ थोड़ा सा मेडिसिन सलाह लेके से वो एक्टिव हो करना थोड़ा चाहिए। सा, उसके बाद और अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बैठे बैठे भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बहुत कुछ है, मोबिलिटी है ना, बैलेंसिंग है, स्ट्रेचिंग है, योगा है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। और जो आपने जो होता है कि आप स्टार्टिंग जो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, मान लीजिए साइकिलिंग है ना, तो स्टेयर चढ़ना उतरना है, चलो स्टेयर तो नहीं चढ़ उतर सकते, पर जो मेन स्टैंडिंग साइकिल है वो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है घर पे, है ना। अगर स्विमिंग पूल में जा सकते हैं तो जो वाटर में वॉक करना है ना, वाटर एक्सरसाइज है, वाटर बेस्ड एक्सरसाइज है, वो भी बहुत बढ़िया है जो आपके, है ना।
कि बैठे बैठे मेरे को एक बात और आ गई, कई लेडीज भी हमारा प्रोग्राम देख रही हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको आपकी क्या सजेशन है कि जो हाउस वाइफ्स है वो कैसे फिट रहे हैं? हाँ बिल्कुल। क्योंकि सारा दिन वो घर में होती हैं, हाँ सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक बच्चों को पढ़ाई, उनका कपड़े ड्रेस वगैरह तैयार करना, और सब घर की सफाई वगैरह एवरीथिंग, सब्जी भाजी ला के आना, कराना लेकर आना, सब कुछ, इतना वो हेक्टिक लाइफ है, वो उनकी फिटनेस भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लास्ट मैंने देखा कि चंडीगढ़ में हाफ मैराथन हुई थी, तो वहाँ पे क्या है कि ट्रेंड है कि पूरी की पूरी फैमिली जो होती है वो रनिंग में पार्टिसिपेट करती है, हस्बैंड वाइफ बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स, वो नहीं, वो मैराथन तो ओकेजनल होती है ना, हाँ साल में 1-2 इवेंट होते हैं। हाँ मैं डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ कि डेली लाइफ में हाँ वही बात आती है कि ज्यादा से मोबिलिटी भी होती है, पर उनको मेरे हिसाब से कि ये है कि वो प्रॉपर डाइट वो लें, क्योंकि एक्टिविटी तो बहुत न्यूट्रिशन मैंने देखा है कि सब कुछ को खिला के जो बचा खोचा होता है ना, चलो मैं ये खा लेती हूँ, कई बार तो रोटी भी उनको वो हाथ पे पकड़ के खा लेती हैं, है ना, ठंडी भी होती है कोई दिक्कत नहीं है, पर हस्बैंड को बच्चों को खाना बिल्कुल गर्म मिलना चाहिए, प्रॉपर टेबल पे सर्व होता है। पर जब अपने खाने की बात होती है, अपनी हेल्थ कॉन्शियस की बात होती है, अपना फ्रूट खाने का समय होता है, तो सभी काट के वो बच्चों को सबको दे देती है, लेकिन अपनी डाइट का वो ध्यान नहीं रखती है। नहीं, मैं आपको ना इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करता हूँ कि मान लीजिए आप फिट हैं, आपकी वाइफ फिट नहीं है या बच्चे नहीं है, तो आपकी फिटनेस भी काम कोई नहीं फायदा आएगी। नहीं है। आप मान लीजिए 2 घंटे के लिए वर्कआउट पे जाते हैं, 4 घंटे के लिए वर्कआउट पे जाते हैं, अगर आपकी फैमिली पीछे पेन में है तो आपका एक्सरसाइज करने में मन ही नहीं करेगा। मन लगा। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने भी हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं उनको भी आप अपने साथ में ट्रेन करना है, आपको थोड़ा बहुत उसमें फिजिकल एक्टिविटी पे लगाना है, ताकि वो अगर वो बाहर नहीं जा सकते तो 10 मिनट 15 मिनट घर पे वो एक्सरसाइज कर सकें। बच्चों को भी मोटिवेट करना है, उसको छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कराना है, ताकि उनका एक जो अटैचमेंट स्पोर्ट्स के साथ अटैचमेंट बढ़े, है ना। मैं तो एक छोटी सी बात बोलता हूँ अमृत जी, अगर आदमी सुबह 5 बजे उठता है, अपने परिवार के सभी मेंबर्स 5 बजे उठते हैं, तो वो सभी उठ के अगर निकलते हैं, बच्चे वाइफ और आप खुद, सिर्फ घड़ी देख के अगर 5 बजे है ना, वो निकलता है, 5:15 तक वो मूव करता है, जब 5:15 हो जाए वो वापस आ जाए, तो 30 मिनट की सुबह की वॉक हो जाती है। बिल्कुल सही। तो इतना को बड़ा नहीं है, 24 घंटे में अगर आदमी 30 मिनट भी अपनी फैमिली के साथ वॉक कर ले और सारे दिन का प्लान भी डिस्कस कर ले कि मैंने आज दिन में क्या करना है, एक वे भी बन जाता है कि दिन का वो प्लान आउट कर लेता है, विद एक्सरसाइज, विद वॉक, विद फिटनेस, ठीक है ना। तो ये भी है। बाकी आप डेली डाइट जो आप ले रहे हैं उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे कि जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी खा रहे हैं? क्योंकि मैं आपको थोड़े से हिंट दूंगा, रिफाइंड यूजेस हो रहे हैं, सरसों का तेल खत्म हो चुका है ना, ऐसी ऐसी की चीज़ें आ गई हैं, मेयोनेस आ गई हैं, फूड। आपका कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है कि फूड को क्या खाएं क्या ना खाएं? वैसे बड़ा ये प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट है, हमारे जो यंग दर्शक हैं, है ना, जो फास्ट फूड खाने वाले, हो सकता है वो उनको लाइक ना करें, ठीक है ना, पर आपका ओपिनियन क्या है कि क्या हमारी किचन ने हमको अनफिट कर दिया जो प्रेजेंट है? नहीं, किचन ने नहीं किया। नहीं, जो अब आज प्रेजेंट किचन एक्चुअल है। में किचन जो है ना, इसका जो एंशियंट टाइम में इसको औषधिशाला नहीं, बोलते थे। हाँ वो बोलते थे। उसमें क्या नहीं, है मैं कि आज की किचन की बात, माफ करना, मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ कि जो मौजूदा हमारी किचन बनी हुई है वो हमको अनफिट कर रही है। हमारी जो वैदिक किचन थी, जो हम सात्विक भोजन खाते थे, वो खत्म हो गया। हाँ, वैसा ना डाइट का और जो हम खा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या वो उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? बिल्कुल 100% जरूरत है। कैसे? मान लीजिए कैसे क्या इम्प्रूव कर सकते हैं खान पान में? खान पान में यही है कि जैसे मान लीजिए हम ऑयल की बात करते हैं, तो अगर हम रिफाइंड को यूज ना करके हम ग्राउंडनट ऑयल, हाँ, सरसों ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल हो गया, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, हम इसको ये कर सकते हैं। दूसरा, मैदा के प्रोडक्ट जो होते हैं, ब्रेड है ना, जो पैकिंग वाले फूड होते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो ये अगर हम ये चीज़ें छोड़ते हैं तो इससे हमारी बॉडी पे बड़े पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। आप शुगर को ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक है ना, अगर आप कोल्ड ड्रिंक का पीते हो, आपको 2 मिनट के लिए आपका एनर्जी लेवल एकदम टॉप लेवल पे चले जाता है, पर उसके 15 मिनट बाद 20 मिनट्स बाद वो आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन पे आ जाता है ना। तो उसकी जगह पे
अगर आप अपने घर के बने कोई ड्रिंक ले लेते हैं, मान लीजिए कि जैसे गर्मी है तो शिकंजवी पी ली। ऑर्गेनिक सब्जियों का भी ट्रेंड चल पड़ा है, ऑर्गेनिक सीरियल्स आ रहे हैं, विदाउट केमिकल्स आ रहे हैं। हाँ, मैंने अपना पर्सनल फील किया है कि अब मान लीजिए जैसे हम कहते हैं ना, कई बार एक्सपर्ट कहते हैं कि आप रात को कॉफ़ी मत पियो। वो सही कहते हैं कि अगर हम रात को कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं या हम ग्रीन टी पीते हैं तो इससे नींद डिस्टर्ब होती है। अगर हम रात को इलायची वाला दूध पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं तो इससे नींद बहुत बढ़िया आती है। ये चीज़ें बड़ी और हाँ, सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि सोने से 2 घंटे पहले हमने मोबाइल और टीवी को छोड़ देना है। एक्सरसाइज में योगा का क्या रोल आपके हिसाब से है? योगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ है ना, मैंने वो ऑब्जर्व किया योगा का, वो आपके ब्रीदिंग का उसमें सबसे बड़ा रोल है। स्टेबिलिटी ऑफ बेस है जी आपका, जो है ना आपका, जो अपना आपकी ब्रीदिंग है। अगर आपकी ब्रीदिंग सही है तो आपकी हर इवेंट अच्छा होगा। और योगा जो आता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो कहीं ना कहीं स्टिफनेस आ जाती है, पर अगर आप योगा करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, तो इससे क्या होता है, जो आपके मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है सूर्य नमस्कार में सब कुछ ही शामिल है, हर एक बॉडी ऑर्गन आपका यूज होता है सूर्य नमस्कार बिल्कुल में। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें रनिंग आपके लाइफ को बहुत ही बहुत, यानी कि बहुत सारे पैरामीटर्स है, अगर हम ध्यान दें, अगर सिर्फ जरूरत है अटेंशन की है, एक डिटर्मिनेशन बना लो, डिटर्मिन्ड हो जाइए कि मैंने ये करना है, तो आप कर सकते हो। और एक स्ट्रेटजी चाहिए आपको हिम्मत चाहिए, सपोर्ट चाहिए, अपनी एक अच्छी संगत बनाइए, अपना एक ग्रुप बनाइए हेल्दी पीपल्स का, जिसके साथ आप पॉजिटिविटी के साथ रहें, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करें, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करके अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, डाइट का ध्यान रखिए। मेरे ख्याल यही चीज़ें हैं जिससे हम फिट रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये देखिए सबसे मेन चीज़ आपको बताऊँ, जो हम आज जो भी चीज़ जैसे मान लीजिए अभी एक जो आज की डेट में बहुत ऑटोफिजी चल रहा है, जिसपे नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पूरा दिया, वो सही है, बिल्कुल सही है। हमारी पद्धति को लेकर फॉरेन के जो डॉक्टर हैं वो नोबेल प्राइज ले रहे हैं। बिल्कुल। पर हमारे वो जो हमारे पहले जो रहे हैं, साधु संत रहे हैं, हमारे जो वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो सारी आयुर्वेदा उसी से तो निकली है। चरक थे महर्षि चरक, हाँ, उनकी बुक्स है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, पर हम मानते नहीं है ना। वो जो फॉरेन के डॉक्टर हैं उन्होंने हमारी पद्धति को उठा के उनका अपना नाम दे दिया, बिल्कुल है ना, पर हम मानने को तैयार नहीं है। जो हल्दी के बेनिफिट हैं, जो लहसुन के बेनिफिट हैं, जो अदरक के बेनिफिट हैं, हमने देखा कोविड का असर इंडिया में इतना नहीं हो जितने यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि वो स्पाइसेस यूज नहीं करते। जैसे हम हेल्दी स्पाइसेस है, ब्लैक पेपर है, जिंजर है, गार्लिक है, हम जो सरसों का तेल है, हम ये चीज़ यूज करते हैं। ये चीज़ एंटीऑक्सीडेंट पैदा करती है हमारी बॉडी के ऊपर, रेजिस्टेंस पैदा करती है डिजीज़ के प्रति, ठीक नहीं। और मोर ओवर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सर्वाइवल के लिए भागना तो पड़ता ही है। इंडियन आदमी तो कभी रेस्ट में आ ही नहीं सकता, पर जो उनकी जो भागदौड़ है वो पॉजिटिव नहीं है। जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज ही होती है, मॉर्निंग वॉक ही होती है, चाहे आप दिन में 10,000 स्टेप पूरे कर लो, है ना, पर जो सुबह के 5,000 स्टेप्स है उसको वो कमी नहीं पूरी करते दिन की एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अभी कई जगह पे बात चलती है, अक्षय कुमार वो रात को 9 बजे सो जाते हैं, 3:30 बजे उठते हैं। नो नाइट पार्टी एट ऑल। बिल्कुल। वो जो सुबह का जो 3:30 से लेके 5 बजे तक का टाइम, वो ब्रह्म मुहूर्त। अब मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस टाइम पे उठूं। अब गर्मियों में, समर में मेरी रूटीन है कि मैं 3:30 पे उठ जाता हूँ और 8:30 बजे मैंने सो जाना है, और मैंने वो रूटीन बना ली है। अभी भी मेरा वही रूटीन है कि 9 बजे तक मैं सो जाता हूँ, बहुत जरूरी और मॉर्निंग में मैंने उठना है और उठ के अपने आप को प्रिपेयर करना है एक्टिविटी के लिए, प्लान आउट करना है। तो ये है कि अगर आप अपने लाइफ को, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इससे आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सही बात है। अमृत जी, बहुत अच्छी चर्चा है। इस बात को लेके तो पूरी रात बिताई जा सकती है, पूरा दिन बिताया जा सकता है।
तो टाइम की हमारी जो कमी है वो उसके बदले हमको अपनी बातचीत वार्तालाप को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपसे मिली और दर्शकों को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। और ये हमारा जो पॉडकास्ट है रियली बहुत इंटरेस्टिंग रहा, जिसमें हमने हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की। आयुर्वेदा, मेडिसिन्स, एक्सरसाइज, फिटनेस, डाइट, टाइम ऑफ एक्सरसाइज, एवरीथिंग हमने उसको कवर करने की कोशिश की। हम आपका अमृत जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस चैनल पर आए, हमारे इस पॉडकास्ट में आए। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू जी, मेरे को अपने चैनल में बनाने के लिए आपका भी धन्यवाद। नहीं, शुक्रिया, धन्यवाद।